हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आपको पता है, एक बार फिर बता देता हूं, हम जीके की सीरीज करा रहे हैं और वो सीरीज रहेगी हमारी 15,000 प्लस क्वेश्चंस की। यानी कि इस जीके की सीरीज में हम हर एक सब्जेक्ट, वो चाहे भारतीय इतिहास हो, भारतीय संविधान हो, या साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हो, या ज्योग्राफी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को हम 15,000 क्वेश्चन में कवर कराएंगे। प्लस करंट अफेयर को भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आने वाला एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, पुलिस का हो या फिर एसएससी का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी भी एग्जाम जो भी जिसमें भी जीके आती होगी उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो हमारे साथ बने रहे, अपने दोस्तों को भी जोड़े। हमारा चैनल है नौकरी 24, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जीके हम कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, वैदिक संस्कृति। इसमें हम 89 सवाल कर चुके हैं वैदिक संस्कृति में। आज सवाल नंबर 90 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। मिलान करना है सवाल का। ठीक है, तो मिलान क्या करना है कि हमें ए बी सी डी दे दी गई है, उनके सामने लिखा है, ए के सामने ब्राह्मण विवाह, बी के सामने देव विवाह, सी आर्ष विवाह और डी प्रजापत्य विवाह। इनके मतलब बताने हैं कि देव विवाह का क्या मतलब है, आर्ष विवाह का क्या मतलब है, प्रजापत्य क्या मतलब है। ठीक है, इनका मतलब बताना है। तो राइट आंसर हमें कूट बना के बताना है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। तो राइट आंसर क्या है 90 नंबर सवाल का? तो 90 नंबर सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? गृह सभा के लिए बोला जाता है, गृह विवाह के लिए बोला जाता है समान वर्ण या जाति का विवाह, जो समान, बिल्कुल समान हो। ठीक है, उसके लिए गृह विवाह बोला जाता है। देव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, देव विवाह का मतलब यह होता है। ठीक है, आर्ष विवाह का मतलब होता है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक है, प्रजापत्य विवाह का मतलब होता है बिना दहेज का विवाह। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए सवाल नंबर 91 देखते हैं। कितना? सवाल नंबर 91। सवाल नंबर 91 है, इसमें भी मिलान करना है। सुमिलित कीजिए, सुमिलित करें। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह या पेशाच विवाह किसको कहा जाता है? राइट आंसर 91 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 91 का क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, जैसे गंधर्व विवाह को बोला जाता है प्रेम विवाह। आसुर विवाह क्या होता है? आसुर विवाह होता है कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। ठीक, राक्षस विवाह क्या होता है? राक्षस विवाह होता है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना, राक्षस विवाह कहलाता है। पेशाच विवाह क्या होता है? पेशाच विवाह होता है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? पेशाच विवाह कहलाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 92 देखते हैं। 91 सवाल का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 92 सवाल नंबर 92। सवाल नंबर 92 है तीन ऋण में शामिल नहीं है, यानी कि तीन ऋण में क्या शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। 92 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मातृ ऋण, तीनों ऋणों में शामिल नहीं है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति या ऑप्शन नंबर बी चरित्र धूसर मृदभांड संस्कृति या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 93 का राइट आंसर क्या है? 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ठीक, सवाल नंबर 94। सवाल नंबर 94 है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, किससे? उत्तर वैदिक काल से। कौन सी मृदभांड संस्कृति? ऑप्शन नंबर 1 है गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है चरित्र दूसर मृदभांड संस्कृति या ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है 94 का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चरित्र दूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 95 देखिए। सवाल नंबर 95। सवाल नंबर 95 है हरियाणा प्रांत में, कहां? हरियाणा प्रांत में चरित्र दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी है भगवानपुर, ऑप्शन नंबर सी है हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर डी है कुरुक्षेत्र। राइट आंसर 95 का क्या है? 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। ठीक है, सवाल में है हरियाणा प्रांत में चरित्र धूसर ब्रह्मांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन में प्रकाश में आया है? ठीक है, कौन सा? भगवानपुर। 96 सवाल नंबर 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, क्या चीज? विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? कौन से वेद में पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में पाया जाता है क्या? विवाह सूक्त। ठीक है, सवाल नंबर 97 देखिए, सवाल नंबर 97 ऋग्वेद में अघन्य है, क्या चीज? अघन्य है वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? 97 का राइट आंसर क्या है? अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? गाय के लिए किया गया है। 97 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 98 देखते हैं। सवाल नंबर 98 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 98 में भी सुम्मिलित करने के लिए बोला है, सुम्मिलित करें। ठीक है, तो सुम्मिलित करें, इसे आप होमवर्क में करें और हमें राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए सवाल नंबर 99 देखते हैं। कितना? सवाल नंबर 99। चलिए सवाल नंबर 99, सवाल नंबर 99 है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य, क्या चीज? ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप किसको कहा गया है? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या विष्णु को? क्या कहा गया है? ऋतस्य गोप किसके लिए कहा गया है? ऋतस्य गोप ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वरुण को कहा गया है ऋतस्य गोप। ठीक है, सवाल नंबर 100, सवाल नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल या समुद्र का देवता, जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को, नासत्य अश्विन को, वरुण को या फिर मित्र को? किसे कहा जाता है जल या समुद्र का देवता? सवाल नंबर 100, सवाल नंबर 100 का राइट आंसर है वरुण को कहा जाता है जल या समुद्र का देवता। ठीक है, चलिए यहां तक हम 176 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने इसमें इतिहास में, भारतीय इतिहास में। ठीक है, और ये सीरीज है हमारी 15,000 प्लस क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन? 15,000 प्लस क्वेश्चन, 176 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, सवाल नंबर 101 देखते हैं। सवाल नंबर 101, सवाल नंबर 101 है तीन किरणों यानी कि पंगों में तीनों लोग को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? सवाल पढ़ें दोबारा। तीन किरणों यानी कि पंगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य को, सवित्र को, मित्र को या विष्णु को? 101 राइट आंसर, जल्दी बताएं क्या है राइट आंसर। और 101 का उपक्रम किसे कहा गया है? विष्णु को कहा गया है उपक्रम। ठीक है, इसको विष्णु को। चलिए सवाल नंबर 102, सवाल नंबर 102 सुम्मिलित करना है, इसमें भी सुम्मिलित करना है। क्या करना है? सुम्मिलित करना है। 102 का राइट आंसर बताइए। पूषण, रुद्र, घोष या घौ या अदिति, अदिति इसको सुम्मिलित करना है कि पूषण को क्या कहा जाता है, रुद्र को क्या कहा जाता है, अदिति को क्या कहा जाता है? 102 का राइट आंसर बताएं, जल्दी बताएं। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पूषण का मतलब है विवाह का देवता, रुद्र का मतलब है पशु का देवता। ठीक है, घोष के देव का मतलब है जगत के पिता, अदिति का मतलब है देवों के महान माता। ठीक है, चलिए 102 सवाल हो चुके। सवाल नंबर 103, सवाल नंबर 103, सवाल नंबर 103 है मनु स्मृति। कौन सी स्मृति? मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? मनु स्मृति, मनु स्मृति 103 राइट आंसर। 103 का क्या है जल्दी बताइए। तो मनु स्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है मनु स्मृति। ठीक है, सवाल नंबर 104, सवाल नंबर 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसकी? गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? किसने करी थी? 104 का राइट आंसर जल्दी बताएं क्या है? विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक, चलिए सवाल नंबर 105, सवाल नंबर 105 है
अवेस्था या ऋग्वेद में समानता है? किसमें? अवेस्था या ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? राइट आंसर 105 का क्या है? राइट आंसर है अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 106 देखते हैं। सवाल नंबर 106, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सवाल नंबर 106, सवाल नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? किसकी? ऋग्वेदिक आर्यों की। ऑप्शन नंबर 1, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर सी, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन नंबर डी, वे ताम्रों आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर 106 का, 106 का राइट आंसर है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ठीक, सवाल नंबर 107, सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? क्या चीज? अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है, नदी के बारे में पूछा है। तो कौन सी है? अस्कनी, परुष्णी, कुभा या कुर्मु या विपास शतुद्री? कौन सा है? चार ऑप्शन है, चारों में 107 का कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है कुभा, कुभा या कर्मु। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सवाल नंबर 108 देखते हैं। सवाल नंबर 108, चलिए शेयर करते रहे जल्दी जल्दी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 15,000 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, 15,000, हर एक सब्जेक्ट के सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 108, धर्म तथा ऋतु, ऋतु, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यूपीएससी 2011 में आया हुआ यह सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय द्वारा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, धर्म। और ऋत क्या है? ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो राइट आंसर बताएं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत है? 108 का राइट आंसर जल्दी से बताएं। 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय द्वारा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था धर्म। ठीक है, चलिए, और दूसरा है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारे कर्तव्यों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 108 का राइट आंसर सी। सवाल नंबर 109, सवाल नंबर 109, सवाल नंबर 109 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसका? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्जिटर ने, एसी दास ने, बीजी तिलक ने या जैकोबी ने? किसने लिया था? 109 का राइट आंसर जल्दी से जल्दी बता दें, किसने लिया था आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष? बीजी तिलक ने। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 110, सवाल नंबर 110, सवाल नंबर कितना है? 110, सूची दी गई है, सम्मिलित करना है। एक तरफ है वैदिक नदियां, दूसरी तरफ है आधुनिक नाम, तो मिलान करना है हमें। 110 का 110, चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं, इसके पूरे ऑप्शन क्या है। सवाल नंबर 110, ऑप्शन आ चुके हैं, देखिए जल्दी से। तो वैदिक नदियां है कुबा, परुष्णी, सदानीरा या शतुद्री, और आधुनिक नाम है गंडक, काबुल, रावी, सतलज। राइट आंसर बताए कुबा, कुबा मतलब काबुल, एक का दूसरा, एक का दूसरा, यानी कि क्या आ रहा है? 110, 110 का बी, कुबा। मैंने आपको बता दिया है कि 2-3 सवाल आ चुके, कुबा, काबुल, तो इसी से हमें ऑप्शन की पहचान होगी, एक का दूसरा, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए सवाल नंबर 110 हमारे हो चुके हैं। सवाल नंबर 111 चलते हैं, सवाल नंबर 111 देखते हैं। सवाल नंबर 111, चलिए सवाल नंबर 111 देखिए। सवाल नंबर 111 है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या कितने? सूक्त कितने हैं किसमें? ऋग्वेद में। बताने हैं 1017 है, 1020 है, 1028 है, या फिर 1128 यानी कि 1128। बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 111 नंबर सवाल। राइट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 1028 यानी कि 1028 सूक्त हैं। ठीक है,
सवाल नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, यानी कि क्या था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म? भक्ति करना था, या फिर मूर्ति पूजा और यज्ञ करना था, या फिर प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था, या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति करना था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? 112 का राइट आंसर बताएं। 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म, किसका धर्म? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 113, सवाल नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं 113 के। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भारतीय परमाणुवाद का जनक, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन क्या? 113 के ऑप्शन, 113 के ऑप्शन है महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद या महर्षि पतंजलि। भारतीय परमाणुवाद के जनक बताइए, राइट आंसर बताइए जल्दी। 113 नंबर सवाल क्या है? महर्षि कणाद, भारतीय परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद। ठीक है, सवाल नंबर 114, सवाल नंबर 114, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेयक माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम रघुगण, कौन से थे? 114 का राइट आंसर जल्दी से बताते हैं, बहुत जल्दी। 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रघुगण। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेयक माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि गौतम रघुगण। ठीक है, वैदिक संस्कृति हम पढ़ रहे थे, वैदिक संस्कृति, कौन सी संस्कृति? वैदिक संस्कृति। ठीक है, संस्कृति, वैदिक संस्कृति में हमने 114 क्वेश्चंस करे हैं, 114 क्वेश्चंस। ठीक है, 114 क्वेश्चन। यहां वैदिक संस्कृति के सवाल हम खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अब इससे आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा चैप्टर हमारा आता है वो देखते हैं। चलिए तीसरा चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है। तीसरा चैप्टर कौन सा? तीसरा चैप्टर कौन सा है? महाजनपद काल, 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक। कब तक? 600 ईस्वी पूर्व से, 600 ईस्वी पूर्व से यानी कि 600 बीसी से कब तक है? 325 बीसी तक। ठीक है, चलिए महाजनपद काल पढ़ेंगे अब हम। महाजनपद काल, महाजनपद काल का पहला सवाल देख लेते। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, महाजनपद काल, सवाल नंबर 1। देखो पहले में सूची दे दी गई है, सूची बनानी है। सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए सूची 1 में महाजनपद दे दिए गए हैं और सूची 2 में दिया गया है राजधानी के। महाजनपद काल की राजधानी बतानी है। गंधार, सूरसेन, वत्स, कौशल, इनकी राजधानी क्या है? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1, महाजनपद काल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 का राइट आंसर बताएं कूट करके। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि ए का चौथा, गंधार का तक्षशिला, राइट आंसर गंधार का तक्षशिला। बी का 1 यानी कि सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, सी का दूसरा यानी कि वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौन सी? कौशाम्बी। कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौन सी? श्रावस्ती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए महाजनपद काल का पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है महाजनपद काल का हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को क्या कहा जाता है? कुलिक कहा जाता है। कुलिक, कुलिक किसको कहा जाता है? बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को या इनमें से कोई नहीं? किसको कहा जाता है कुलिक? चलिए दूसरे का पहले मतलब दूसरे का राइट आंसर बताना। दूसरे का क्या है? बिंबिसार है, उदयन है, अजातशत्रु है या इनमें से कोई नहीं? दूसरे का राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ऑप्शन नंबर सी। कुलिक कहा जाता है अजातशत्रु को। हर्यक वंश का शासक है कुलिक। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है अजातशत्रु या कुलिक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? कहां? गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर। पाटलिपुत्र नामक शहर किसने बसाया? कौन सा? पाटलिपुत्र नामक शहर। अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या धननंद ने? किसने बसाया? तीसरे का राइट आंसर क्या है? बी, उदयन। पाटलिपुत्र किसने बसाया है? उदयन ने बसाया। कहां? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। ठीक है, सवाल नंबर 4 देख लेते। सवाल नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संघ थी? बहुत इंपॉर्टेंट है।
द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए शासक बताना है कौन सा, किसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? शिशुनाग में, काल अशोक में, या नंदीवर्धन के, या इनमें से कोई नहीं? चौथे का राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर। बौद्ध संगति द्वितीय किसके काल में हुई थी? काल अशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। चलिए सवाल नंबर 4 हो गए। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहां हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, या फिर तक्षशिला में? सिकंदर महान, देखिए सिकंदर महान बहुत महान शासक है सिकंदर महान। उनकी मृत्यु कहां हुई? जल्दी बताइए। 5 का राइट आंसर क्या है? 5 का राइट आंसर है बी, बेबीलोन में हुई थी। कहां हुई थी? बेबीलोन में। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? जल्दी बताइए। सिकंदर महान एवं पोरस ने किस सीमाओं ने? रावी नदी के, झेलम नदी के, सतलज के, या चेनाब नदी के? छठे का राइट आंसर जल्दी से बता दे। झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के दोनों तटों पर पड़ाव डाला हुआ था सिकंदर महान की सेनाओं ने और पोरस की या पूर्व की सेना ने। ठीक है। सवाल नंबर 7 इस प्रकार का मृत भांड पोल्ट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गैरू रंग वाले मृत भांड, ऑप्शन नंबर बी चिरित दूसरा मृत भांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिश करत बर्तन, या ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। 7 का राइट आंसर है उत्तरी काले पालिश करत बर्तन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सवाल नंबर 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 है हमारा पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? किसमें? पाली ग्रंथों में किसको? गांव के मुखिया को ग्रामक कहा गया है, भोजक ग्राम भोजक, या फिर ज्येष्ठक या ग्रामपति? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? 8वां सवाल राइट आंसर है भोजक कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? किसका उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा है? क्या है? अवंतिका है, तक्षशिला है, या कान्यकुब्ज है, या धान्य कटक है? क्या है उज्जैन का पुराना नाम? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अवंतिका। उज्जैन का राइट आंसर मतलब उज्जैन का प्राचीन नाम राइट आंसर अवंतिका। चलिए सवाल नंबर 10 नंद वंश का संस्थापक कौन था? किसका? नंद वंश का संस्थापक पूछा है। ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी काल अशोक, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, या ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर है महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। सवाल नंबर 11 ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? किसे कहा गया? अग्रमीज या जेंडरमीज? किसके द्वारा? ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा। अजातशत्रु को, काल अशोक को, महापद्म नंद को, या घनानंद को? 11वां राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है। ठीक है। किसके द्वारा? ग्रीक या यूनानी शासकों द्वारा। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, या कुषाणों द्वारा? किसके द्वारा किया गया पहला विदेशी आक्रमण? 12 का ऑप्शन नंबर 1 ईरानियों द्वारा किया गया पहला विदेशी आक्रमण। ठीक है। सवाल नंबर 13 उस टाइम पर भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज भी है लेकिन उस टाइम दिखाई देती थी, आज दिखाई नहीं देती। आज भ्रष्ट लोग ज्यादा है भारत के अंदर, भ्रष्टाचारी। ठीक है। जिन्होंने हजारों करोड़ों लाखों करोड़ खाके बैठे हुए हैं। चलिए सवाल नंबर 13 प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, या कुषाणों द्वारा? ऑप्शन नंबर क्या है राइट आंसर? सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है यूनानियों द्वारा। पहला विदेशी आक्रमण किसने करा था? ईरानियों ने। दूसरा किसने करा था? यूनानियों ने। और ये यूनानियों का पहला यूरोपीय आक्रमण है। ठीक है। सवाल नंबर 14 देखते हैं। ईरान के हखमनी वंश, कौन सा? हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत। ठीक है। किसने जीता था? साइरस ने, डेरियस ने, या जर्सिस, या डेरियस?
दारेबाहु थर्ड किसने करा था, जल्दी बताइए किसने बनाया था, 14 राइट आंसर, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने। ठीक है, क्या करा था, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, किसने, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 हो चुके, सवाल नंबर 15 देख लीजिए। सवाल नंबर 15 है, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम आज का जो है झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या है, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच लड़ा गया, किन किन शासकों के बीच, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के मध्य, या सिकंदर और अंबे के मध्य। जल्दी बताइए, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि झेलम के नदी के दोनों किनारों पे एक पे सिकंदर महान की सेना थी, दूसरे पे पोरस की सेना थी। ठीक है, जहां इन्होंने विश्राम करा, जहां इन्होंने ठहराव करा, तो ये झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, सवाल नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण करा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 में, 326 ईस्वी में, या 326 ईस्वी पूर्व में, या 323 ईस्वी में, जल्दी बताइए कब करा, 323 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, या 323 ईस्वी में, या 326 ईस्वी में, या 323 ईस्वी में, जल्दी बताइए। 16 का राइट आंसर, 16 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में करा था भारत पर आक्रमण, किसने, सिकंदर ने। चलिए सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 है, सूची दी गई है उसको सम्मिलित करना है, शासक है और वंश है, कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है ये हमें बताना है, तो ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये आपको घर से करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं इसके। सवाल नंबर 17, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल तीसरा चैप्टर भारतीय इतिहास का 15,000 क्वेश्चन की सीरीज है और भारतीय इतिहास से हमने शुरुआत की है। सभी सब्जेक्ट इसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन में कवर कराए जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो बहुत ही अच्छे से तैयारी में लग जाए, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस और एसएससी या स्टेट सेंटर की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारे साथ मेहनत करें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक हमारे साथ वीडियो बने रहने के लिए। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।